मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनपद रुद्रप्रयाग में अतिवृष्टि से प्रभावित केदार घाटी का निरीक्षण करने पहुंचे। जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदार घाटी में प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पैदल यात्रा को संचालित करने सहित अन्य बिंदुओं पर भी अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदार घाटी में अतिवृष्टि से हुए क्षतिग्रस्त सड़क और अन्य मार्गों सहित अन्य नुकसान और पुनर्निर्माण की योजना की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे और सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी वहां पर मौजूद हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की करेंगे। बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट तहसील सभागार में आज जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 60 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि कपकोट नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली व पानी की समस्याएं आई। वहीं लीती के सहित कपकोट के कई क्षेत्रों में इन दिनों शिक्षकों की कमी के कारण अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है। आपको ये भी बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। वही कपकोट के अधिकांश स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। वही ग्रामीणों ने शिकायत की कि उनके स्कूल में मात्र एक ही शिक्षक है, जिस कारण से बच्चों के भविष्य में असर पड़ रहा है। वही नरगड़ा के ग्राम प्रधान व भैसीरी कुटीर के लोगों ने अब तक सड़क न जाने के कारण आम जनमानस पर भी असर पड़ रहा है। वही प्रसव की महिला यानी कि गर्भवती महिला व अन्य मरीजों को मीलों पैदल चलना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नरगड़ा के जनप्रतिनिधि तारा सिंह ने बताया है कि उनकी मांगों को यदि जल्द ठीक नहीं कराया जाता है, यानी कि मांगों को जल्द पूरी नहीं की जाती है, तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह विष्ट ने जनता दरबार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए विष्ट ने बताया है कि बैठक में साउंड सिस्टम ठीक न होने के कारण आम जनता को उसका निस्तारण ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है। और आपको बता दें कि ओमकार होटल के स्वामी नीलकमल द्वारा बिजली विभाग पर आधिकारिक जो घोषणा की गई है, उससे अधिक बिल व अधिक वोल्टेज के कारण उनके विद्युत उपकरणों पर नुकसान का आरोप भी लगाया गया है। और इस मामले में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने विभाग को जांच के निर्देश भी दिए हैं। वहीं बेघर मोटर मार्ग पर चल रहे गुणवत्ता पर भी जनप्रतिनिधि शेर सिंह बिष्ट ने सवाल खड़े किए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की करेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने संसद में पेश होने वाले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करना सही है। संशोधन विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव होगा और इसमें किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर सकने की वक्फ बोर्ड की पावर पर रोक लगेगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड को अधिक ताकत देने से जनता का अधिक नुकसान भी हुआ है। उन्होंने सभी वक्फ बोर्ड की जांच करने की मांग भी की है। और इसके साथ ही शादाब शम्स ने एक बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया है। कहा है कि मिली भगत के चलते वक्फ बोर्ड की जमीनों को भी खुर्द बुर्द किया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट में लगातार रामनगर वन प्रभाग के मोहान क्षेत्र में एक घायल बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाघ के शरीर में चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। बाघ लगातार आबादी के पास ग्रामीण क्षेत्र मोहान और चुकुम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का भी माहौल है। आपको बता दें कि इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिंगत नायक ने बताया है कि कई बार शिकार के दौरान बाघ घायल हो जाते हैं।
साथ ही कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग की टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही क्षेत्र में लगातार कैमरा ट्रैप लगाकर बाघ की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आपको बता दें कि उनका यह भी कहना है कि अगर कैमरा ट्रैप में बाघ घायल पाया जाता है तो उच्च अधिकारी से अनुमति लेकर बाघों को ट्रैकुलाइज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। मैं सब जानने दे आ रहा हूँ। लोहान क्षेत्र में आज एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें घायल तो नहीं है, वो स्वाभाविक होता है कि टाइगर को कभी इन फाइटिंग में कभी कभी चोट लगती है, तो छोटा सा घाव का मार्क है, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी टीम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर डिवीजन का दोनों टीम को अलर्ट कर दिए हैं और वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, तो उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसे कुछ ग्रीवियस इंजरी होता है तो तब आगे कार्रवाई के लिए हम चीफ वाइल्ड वार्डन सर से अनुमति मांग के आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए बस मॉनिटरिंग ही चल रहा है। तो ये कॉमनली भी दिखाया जाता है कि इनको इन फाइटिंग के दौरान कुछ ना छोटा मोटा इंजरीज होता है। जिंदगी में पहली बार इतना दीदार से देखा, इतने प्यार से। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात रुद्रपुर की करेंगे। रुद्रपुर जिला मुख्यालय में घर के बाहर गाली गलौज कर रहे लोगों को टोकना एक युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में युवक ने अपने घर के पास गाली देने से दबंगों को मना किया तो उन्होंने मानना तो दूर बल्कि युवक सहित उनके घर वालों और बीच बचाव करने आए आसपास के लोगों को लाठी डंडे से जमकर पीट दिया। घटना में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी सिटी मनोज कात्याल से मुलाकात कर उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि पीड़ित बुद्धिसेन ने बताया है कि वो राजा कॉलोनी का रहने वाला है और उसके घर के बाहर रात को कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे। आवाज सुनकर वो घर के बाहर निकला और उनसे गाली देने से मना किया, जिसके बाद दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। एसपी सिटी मनोज कात्याल ने कहा है कि पूरे मामले में जांच जारी है। जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। सर वो किसी दूसरे को मारने आए थे, वो मिला नहीं घर पे। उसके बाद में उसी रास्ते पे मेरा घर है, मेन रास्ते पे उन्होंने गाड़ी फाड़ी वहीं खड़ी खड़ी करने के बाद में वो 10-15 लोग वहीं खड़े थे, तो गाली फकरी दे रहे थे। मेरा परिवार भी वहीं बैठा था, तो मैंने ये कह दिया, मैंने भैया जी मैंने यहाँ गाली है मत दो। मैं इतना कहना मेरा गुनाह हो गया सर। इतनी कहने पे उन्होंने लाठीचार्ज करी मेरे पे। मेरे परिवार वाले मेरी औरत होते सब बचाने के लिए आई हैं दूसरे को, उनको भी फिर लाठी से मारा उन्होंने। फिर वो घर में घुस के उनको मारा है। करीब हम 6-7 लोग हैं सर। एक परिवार के हम 5 लोग हैं और 2 जो बचाने के लिए आए थे हमको, उनको भी मारा है सर। मारने वाले कम से कम 15 से 20। ये इसमें ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से कुछ लोग जिनको एक झगड़े में चोटें आई थी, वो लोग मिले थे, उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया है। तो इसमें विधिक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप को निर्देशित कर दिया गया और इसमें जो फुटेजेस वगैरह भी कुछ उन लोगों के द्वारा संज्ञान में लाई गई, जिनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंक्लूड किया जाएगा और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। में जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, जिस तरीके से घर में घुस के लोगों को, महिलाओं को मारा गया है, जिनके सर फूटे हुए हैं, महिलाओं के टांके आए हैं सिर में, इनके टांके आए हैं, जिस तरीके से गुंडा राज कायम हुआ है, ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर रहा है। पुलिस पर निशान या सवालिया निशान लग रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। आज उन्हीं के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ आज यहाँ एसएसपी कार्यालय में पहुँचे हैं और सभी के लिए जो है उनसे बात की है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही पुलिस। भाजपा के छुटभैये नेता जिस तरीके से थाने को संचालित करने का काम कर रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, गरीबों को पिटवा रहे हैं और फिर सौदेबाजी करके उनको उनके साथ में जो है समझौते की बात कर रहे हैं, तो हमने इसके खिलाफ मनोज कात्याल जी को, एडिशनल एसपी साहब को बताया है और इनके लिए कार्रवाई की मांग की है कि जो जिन्होंने गुंडागर्दी की है, जिनको मारा है, इनको मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। तो उन्होंने सुनी है बात और उन्होंने जल्द इस पर मुकदमा, आज शाम तक मुकदमा दर्ज करने की बात कही है और उनकी अरेस्टिंग करने की बात कही है। तो आज शाम तक अरेस्टिंग भी होगी, मुकदमा भी दर्ज होगा और पीड़ितों को न्याय भी मिलेगा। एडिशनल एसपी साहब ने हमें भरोसा दिया है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में रिंग रोड स्थित सूचना भवन में सूचना विभाग की लगभग 5 घंटे की समीक्षा बैठक ली है। आपको बता दें, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक प्रभावी माध्यमों से पहुंचाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आधुनिक तकनीक के प्रयोग के साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब माध्यमों का भी अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करने और कार्यों में तेजी लाने के भी सूचना विभाग द्वारा ई फाइलिंग प्रणाली का उपयोग किए जाने के साथ जनपदों में सूचना तंत्र को मजबूत किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि सूचना तंत्र राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी मजबूत हो, जिसके लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जनपद का नोडल अधिकारी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग के विभिन्न प्रभागों का निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की है कि पत्रकार कल्याण कोष के लिए कॉर्पस फंड की धनराशि 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ की जाएगी। पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के संबंध में भी उन्होंने विभाग को परीक्षण के साथ तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए भी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार के चेहरे के रूप में सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों से जनता को सरल भाषा में सरकार के कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी जाए। जिले के प्रभारी सचिव ने जिले की 4 धाम यात्रा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया है। जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तत्परता से करने के निर्देश दिए और किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में तैयार रहने को भी कहा गया है, यानी कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए स्टैंड बाय में रहने को कहा गया है। सचिव ने पर्यटन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं का मौके पर जाकर नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी गांवों को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। 4 धाम यात्रा में सभी यातायात की सुविधाओं का पालन करवाने को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात केदारनाथ धाम यात्रा की करेंगे। केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से अधिक फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो वहीं टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई जिसने कई लोगों की आशियाने को उजाड़ दिया है और कई लोग एक झटके में बेघर हो गए हैं। इसके साथ ही उत्तरकाशी में एक सप्ताह में गंगोत्री धाम में बीते रविवार दोपहर को तीसरी बार भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा स्नान घाट और आरती स्थल भी जलमग्न हो गए। आपको बता दें कि इसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में जलस्तर बढ़ा है। अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित भी कर दिया गया है। वही प्रभारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तरकाशी जिले में कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, बल्कि पशु हानि भी हुई है, जिसका मुआवजा भी दिया जा चुका है। वही टिहरी जिले में आई आपदा के बाद जो कैजुअल्टी और जो पशु हानि हुई थी, उसको समय से पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जिन परिवारों को शिफ्ट किया गया है, वहां पर रहने और खाने की व्यवस्था भी सही ढंग से की गई है और सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य निरंतर जारी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपील की है कि मानसून के दौरान आपदा की स्थिति में आप सचेत रहें और सुरक्षित रहें। देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी से बात की है। उससे पहले भी मेरे द्वारा अनेकों बार बातचीत मैं कर रहा हूँ और वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था। उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहाँ बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके और जो छोटी समस्याएं हैं उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। जहाँ पे
जो भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, जिलाधिकारी को कहा गया है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें। समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को उसमें पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान की कृपा है कि अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, पशु हानि हुई है, उनको मुआवजा दिया जा चुका है। उसी प्रकार आपने उत्तरकाशी की बात की, मैं टिहरी को भी मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि उसका भी मैं प्रभारी मंत्री हूँ। आपको जानकारी होगी जिस प्रकार से तोली में, जिस प्रकार से बूढ़ा केदार में, जिस प्रकार से धनगढ़ में समस्याएं बढ़ी थी, और एक फिर उसके बाद एक और हमारे गांव में बादल फटने की घटना हुई थी। 26 जुलाई को मैं वहां गया भी था, जाके देखा भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी गए, हमारे कमिश्नर गढ़वाल वहाँ पे अलग दिन गए। यानी कि हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। उनके लिए जो हमारी कैजुअल्टी हुई उनको मुआवजा राशि दी जा चुकी है। पशु हानि जहाँ हुई है उनको मुआवजा राशि समय से पहले यानी समय के अंतर्गत हमने दिया है। ये पहली सरकार है कि इस प्रकार की घटनाओं में तुरंत सर्वे करके और उनका निस्तारण भी साथ साथ कर रहे हैं। जहाँ हमारे कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है, परिवारों को शिफ्ट किया गया है, वहाँ पे उनको रहने के, खाने की सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। और अभी चूँकि जो बादल फटा था उसके बाद थोड़ा नॉर्मल स्थिति है। जहाँ सड़कें डैमेज हुई उनको ठीक किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जहाँ पिछली बार पुल बहा था वहाँ पे 3 दिन के अंदर वैली ब्रिज वहाँ पे लगा के आवागमन को समुचित व्यवस्था के तौर पे शुरू कर दिया गया है। यानी कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और मैं भी बार बार वहाँ बैठ के कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चर्चा और वार्ता कर रहे हैं। आपदा के इस संकट की घड़ी में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि कम से कम ऐसी स्थिति में वो खुद भी सचेत रहें, और ऐसी स्थिति में जो बहुत भयंकर स्थिति है उसमें थोड़ा सा उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 5 दिनों से मोर्चे पर डटे रेस्क्यू कर्मियों ने अब तक 11,775 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। वहीं रेस्क्यू और बचाव कर्मियों में पंडा पुरोहित और गांव के आम लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। आपको बताते चले कि केदारनाथ गुप्तकाशी सोनप्रयाग में पंडा पुरोहित के द्वारा अपने सड़क के किनारे नजदीकी गांव में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खाने और पीने के और ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं पंडा पुरोहित और सेना के जवानों को अपने बीच पाकर यात्रा पर आए जो श्रद्धालु हैं वो काफी भावुक होकर पंडा पुरोहित और सेना के जवानों को धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा है कि पिछले 5 दिनों से केदार सभा के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है। और केदार सभा भी दिन रात राहत बचाव कार्यों में अपना योगदान दे रही है। बरसात मानसून भी है और पहले से भी आपदा में हमारा फोकस चूँकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहाँ हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था। और अब क्योंकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं। राज्य सरकार की भी एजेंसी मिलकर सेना के लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है। बहुत सारे लोग, सारे नोडल विभाग, SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन विभाग, अनेक विभागों ने, रक्षा मंत्रालय ने भी, आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने भी, जिला प्रशासन ने, अनेक हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने, हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान हमारे एक मुलायम सिंह हैं जो हर बार आपदा में अपना वहाँ पर भंडारा करते हैं और लोगों का सहयोग करते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज के लोग हैं, हक हकूकधारी हैं, सभी होटल व्यवसायी हैं, सब मिलकर आगे आते हैं। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन सब लोगों ने इस आपदा के समय में अपना निजी स्वार्थ छोड़ के जनहित के लिए वो लोग आगे आए हैं। और सभी और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मालखाने भी हाईटेक बनाए जाएंगे, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से भी जाना जाएगा।
इसमें मुकदमा से संबंधित साक्ष्य और माल का रखरखाव किया जाएगा। आपको बता दें कि आपराधिक घटना के बाद मौके से बहुत से साक्ष्यों को पुलिस इकट्ठा करती है। मसलन यदि हत्या हुई है तो हत्या किस हथियार या वस्तु के प्रहार से की गई है, उसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को रखना पड़ता था। सालों साल चलने वाले मुकदमों में इसका प्रबंधन रखना काफी मुश्किल होता था, लेकिन सबूतों में QR कोड लगाकर कंप्यूटर की मदद से साक्ष्यों का पता चल सकेगा। वही आपराधिक मामले की घटना स्थल पर साक्ष्य प्राप्त करने में भी आसानी आएगी। IG पुलिस आधुनिकीकरण नीलेश आनंद भरने का कहना है कि मालखाने को हाईटेक बनाए रखने पर काम चल रहा है। इसके लिए मुंबई के एडवांस्ड मैनेजमेंट सेंटर की व्यवस्था और डिजाइन का अध्ययन किया जा रहा है। देहरादून जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है, जिससे पुलिसिंग और आसान हो सके। ये भारतीय न्याय संहिता में जो पुलिस के लिए जो अभी नए कानून के तहत जो निर्देश आए हैं, उसमें हमको जो है जो भी हमारा माल हम लोग जो क्राइम सीन पे जाने के बाद जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी है वो सारी ऑनलाइन होनी है। वहाँ पर मौके पे सारा जो भी होना है वो सारा डिजिटली होगा और वहीं पे सारा सील पैक होके जो है वो जो चेन ऑफ कस्टडी होती है वो भी डिजिटल रखी जाएगी। तो उत्तराखंड पुलिस प्रयास कर रही है कि पूरा जो है इसको जो भी क्राइम सीन पे जैसे मर्डर हो, डकैती हो, वहाँ जाने के बाद जो भी सीजर होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अन्य एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तो पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर जाकर जो सर्च सीजर होगा वो जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ से जिला लेवल पे एक माल खाना बनाने का प्रयास चल रहा, तो जो है थाने के माल खाने में न जाते हुए वो जिला स्तर पे डायरेक्ट आएगा और वहाँ पर एक बड़ा जो है हमारा वेयर हाउस टाइप होगा। उस वेयर हाउस में जो है वो पूरा रैक्स बने होंगे। उस रैक्स में जो है पूरा QR कोड और उसका बार कोड स्कैनिंग की जाएगी, ताकि पूरा एक सेकंड में आपको पता रहेगा कि कौन सा माल कब है, कहाँ रखा हुआ है, वो किस डेट में कोर्ट में जाना है। तो पूरा साइंटिफिक होगा, कंप्यूटर में दिखाई देगा। माल का जो है वो टैंपरिंग कोई नहीं कर पाएगा, उस पर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा माल के साथ। माल प्रोड्यूस जो है सही समय से होगा, डेट कब लगी है वो कैलेंडर्स में अलर्ट आएंगे। तो इस तरह से एक हाईटेक सिस्टम बनाने का प्रयास चल रहा है। इसमें अभी प्रयास अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो इसको देहरादून में हम लोग पहला पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। और अब बात राजधानी देहरादून की करेंगे। राजधानी देहरादून में नगर निगम अगले महीने से शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट का कूड़ा निस्तारण की गति को दोगुनी करने की तैयारी कर रहा है। वहीं प्लांट की क्षमता बढ़ाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। नगर निगम ने इसका लेआउट भी तैयार कर लिया है। दरअसल वर्तमान में प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 250 टन की है, जिसके चलते मशीनों को 2 शिफ्ट में चलाना पड़ रहा है। देहरादून में रोजाना करीब 450 टन कूड़ा एकत्रित होता है। इसके अलावा शीशमबाड़ा में करीब 4.5 लाख मीट्रिक टन पुराना कूड़ा जमा है। इस कूड़े का भी निस्तारण होना है। आपको बता दें कि कूड़े से बनने वाले लीचेट के ट्रीटमेंट के लिए 30 KLD का लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा है, जिसकी क्षमता बढ़ाने की बात पर लगातार इस पर बात चल रही है। वही अब प्लांट की क्षमता दोगुनी होने से रोजाना 500 टन नए और पुराने कूड़े का निस्तारण हो पाएगा। के माननीय NGT के निर्देश के क्रम में हमको अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमारे प्लांट की कैपेसिटी अभी 250 टन पर शिफ्ट की है। चूँकि हमारा कूड़ा करीब 450 टन निकलता है, तो हम 2 शिफ्ट में ऑपरेशन करके अपने अपशिष्ट का प्रोसेसिंग करते हैं। अभी हम इसको दोगुना कर रहे हैं ताकि एक ही शिफ्ट में हम 500 टन। और अब आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की करेंगे। पौड़ी जयंती चक गांव में बादल फटने के बाद ग्रामीण खौफ में जी रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि बादल फटने की घटना से उनके खेत भी खराब हो गए हैं और घरों पर भी संकट पैदा हो गया है। रास्ता और पुलिया पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव में सामग्री पहुंचाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण से सामान भी महंगा हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते रोजमर्रा के कार्य में भी ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने सरकार से स्थिति से निपटने के लिए मदद मांगी है। सरकार से हमसे ये है कि हमारी मदद करे और कुछ ना कुछ किए हमारे लिए। हमारे बच्चों के लिए भी रास्ता नहीं है, स्कूल आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं है।
स्कूल में भी ऐसी स्थिति हो रही है कि वहाँ तो सब कुछ खराब है, बच्चे भी कहाँ भेजिए हम स्कूल में। और हमारा ये पानी भी नहीं है, घर में कोई भी पानी हानि, सब टंकी हंगी सब टूट गया, रास्ता भी नहीं है पानी के लिए जाने के लिए भी। यहाँ गौशाला भी टूट रखे हमारे सारे, घर भी ऐसे बिखर रखे हैं कि पूरे घर के अंदर पानी पानी भर रखा है, बलुआ भर रखा है, आगे पीछे पूरा खेत भी हमारा पूरा जो मेहनत करी थी हमने पूरे साल की, तो वो भी पूरे वैसे दब गई मलबे से, पूरी स्थिति बहुत खराब है जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे कुछ ना कुछ मदद करे, हमें कहीं ना कहीं जमीन चाहिए, हमें जहाँ पे हम सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। हमारे बच्चे भी स्कूल कैसे भेजे, हम स्कूल की स्थिति भी हमारी ऐसी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ से मतलब जो रास्ता था, मतलब रास्ते में जब हम जहाँ से हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी रास्ते थे, पुल थे वगैरह वगैरह जो भी थे, वो सब मतलब बाढ़ में बह गए हैं और रास्ता नहीं है जाने के लिए। और हमें ना तो पानी है और गौशाला भी हमारे बुरी तरह से टूट गए हैं और ये किसी के घर भी गिरने वाले हैं, मतलब बहुत ही बुरे हाल है यहाँ के। मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी मदद करो। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।